जय हिंद मित्रों। माता को माता नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। यहाँ इसके ठीक विपरीत पिछले दिनों एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें माँ ने बेटी को 4 लाख रुपए में बेच दिया था। ऐसा बेटी के दादी का आरोप था। उसमें उस बेटी की माँ को और जिसने उसको खरीदा था उसको ओबरा पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। घटनाक्रम बताया गया था कि बला फुसलाकर उसे हरियाणा ले जाया गया और उसकी शादी करा दी गई। उस शादी में लड़की पक्ष के उसके रिश्तेदार भी शामिल रहे। दादी के प्रार्थना पत्र पर ओबरा पुलिस प्राथमिकी दर्ज करती है और उसके बाद आरोपियों में से उसकी माँ और जिससे उसकी शादी कराई गई थी, ऐसे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस तरह की घटनाएं आखिर होती क्यों। पहली बात, किसी भी अवयस्क बेटी की शादी करना कानूनन जुर्म है। यह हम सभी को जानना समझना चाहिए। अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र किसी बेटी की है तो ऐसी स्थिति में उसकी शादी वैध नहीं होगी। कानून उसे मान्यता नहीं देता है। बाल विवाह की श्रेणी में उसको माना जाता है। दूसरी चीज, प्रायः यह देखा गया है कि बहुत सी शादियां महज बाल विवाह ही नहीं होती, बल्कि वे बेमेल विवाह भी होती हैं। अर्थात बेटी की उम्र काफ़ी कम और जिससे शादी हो रही है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा। ऐसी स्थिति में समस्याओं का बढ़ना लाजमी है। व्यक्ति जाए कहाँ? समस्याएं आती हैं तो लोग पुलिस के पास जाते ही हैं। लाख लोग पुलिस की आलोचना करें, पर विपत्ति काल में पुलिस ही लोगों की सहारा बनती है। यह पुलिस के लिए सकारात्मक बात है। जब कोई नहीं होता तो उसका पुलिस होती है। वही दूसरी तरफ सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल पुलिस सक्रिय हो जाती है तो वह मामला शीघ्रातिशीघ्र समाधान की ओर बढ़ जाता है और उन घटनाओं की जब उपेक्षा की जाती है या अनदेखी की जाती है या किसी अन्य प्रभाव के चलते उसमें देर हो जाता है, ऐसी स्थिति में वह चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी, गंभीर हो जाती है। हालांकि पुलिस का काम करना यह है कि किसी ने आरोप लगाया, प्राथमिकी दर्ज की, उसकी छानबीन की, जो लगाए गए आरोप हैं सत्य प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में उन आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजने का काम करती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि उस बेटी की उम्र जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ था, उसके पास तात्कालिक तौर पर कोई टीसी इत्यादि नहीं थी जिससे प्रमाणिक हो सके, या फिर जब टीसी इत्यादि अर्थात विद्यालय वगैरह के प्रमाण पत्र नहीं मिलते, ऐसी स्थिति में फिर मेडिकल जांच होती है ताकि यह तय हो सके कि उस बेटी की उम्र कितनी है। माँ ने सही किया गलत किया, इसका निर्णय तो माननीय न्यायपालिका लेगी। सामान्यतया किसी भी बेटी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में उसका विवाह कानूनन
वैध नहीं है। उस विवाह में शामिल लोगों के ऊपर आरोप लगता है और कानून विधि सम्मत कार्रवाई भी करता है। इस मामले में कुछ इसी तरह से होता है। बेटी की दादी प्रार्थना पत्र देती है थाने में। इसके पहले वह कई बार ओबरा थाने जा भी चुकी थी। वहाँ से कोई सुनवाई न होने पर उसे यह कहा गया कि महिला थाना राबर्ट्सगंज जाए। वहाँ भी वह गई। वहाँ से भी जब कहीं कोई राहत नहीं मिली या वह संतुष्ट नहीं हो सकी तो फिर वह जिले के कप्तान के पास पहुंची। कप्तान महोदय ने निर्देश दिया और जिनके ऊपर लेन देन करके विवाह कराने का आरोप था उन लोगों के विरुद्ध विधि संगत धाराओं में मामला दर्ज भी किया गया। भारतीय दंड विधान 1860 370 यह जो आर्टिकल है या धारा है यह मानव तस्करी किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी के हाथ में विक्रय करना मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। आईपीसी 370 सामान्य तौर पर भी लोगों को इन बातों को जानना चाहिए और मानव तस्करी की घटनाएं विशेषकर सोनभद्र में कुछ ज़्यादा ही होती हैं। इनके मूल कारणों में जाते हैं। इस बेटी को जो बेचा गया वह हरियाणा के एक परिवार के साथ। हम सभी जानते हैं लिंगानुपात अर्थात स्त्री और पुरुष का जो अनुपात होना चाहिए वह हरियाणा में काफ़ी कुछ ठीक नहीं है। अर्थात पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है। ऐसी स्थिति में पुरुष के अविवाहित होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। फिर पुरुष किसी अन्य प्रांतों से विवाह के लिए किसी स्त्री की तलाश करता है। सामान्य दशा में हम सभी जानते हैं कि लड़की पक्ष को विवाह में स्वाभाविक तौर पर लड़के पक्ष को कुछ न कुछ देना होता है। पर जहाँ लड़का पक्ष बाध्य है उसका विवाह ही नहीं हो रहा है, लड़की ही आसानी से सुलभ नहीं है, ऐसी स्थिति में लड़का पक्ष या लड़का खुद प्रलोभन दे करके शादी विवाह रचाता है। इसमें प्रायः वे बेटियां शिकार हो जाती हैं जिनके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं या वे बेटियां शिकार हो जाती हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है या वे बेटियां भी शिकार हो जाती हैं जिनके माँ बाप चाहे वाजिब कारणों से चाहे गैर वाजिब कारणों से धन की लिप्सा रखते हैं। ऐसे में उन नाबालिग बेटियों को ऐसे ही उम्र दराज लोगों के हाथों में बेच दिया जाता है। हम सभी जानते हैं सामाजिक विसंगति है कि जब बेमेल विवाह होगा अर्थात स्त्री और पुरुष के उम्र में काफ़ी अंतर होगा, ऐसी स्थिति में सामाजिक संरचना को ठेस लगती है, अव्यवस्थाएं आती हैं और जो सामाजिक मर्यादाएं हैं वह भी प्रायः देखा है भंग होते हुए। तो बेमेल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए। अवयस्क बेटी की किसी उम्रदराज व्यक्ति से पैसे के लोभ में विवाह करा देना यह कानूनन अपराध है।
सोनभद्र में इस तरह की घटनाएं सुनने पढ़ने को मिल ही जाती। कुछ लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर देने से क्या यह मसला यहीं रुक जाएगा या यह मानव तस्करी, मानव व्यापार का धंधा चलता ही रहेगा। ओबरा की घटना के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे कि समस्याएं जैसे ही आती हैं उसको गंभीरता से ले लिया जाए तो वह समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका निदान आसानी से संभव हो सकता है। और जब उन छोटी सी समस्याओं को भी हम किन्हीं कारणों से, किन्हीं प्रभाविक कारणों से या कार्यव्यस्तता से उसको हम जब टालने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह छोटी सी समस्या भी बड़ी समस्या बनकर आ जाती है। किसी मामले में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना यह आसान नहीं है। हम समझते हैं कि इससे जब कभी भी आपराधिक मामले दर्ज होते हैं तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। दूसरी चीज, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो अनुचित कार्य कर रहा है उसको इस बात के लिए प्रेरित करे कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की बनती है। और जब समाज सक्रिय होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे मामले स्वाभाविक तौर पर हल हो जाया करते हैं। मन में लोगों की कुछ भ्रांतियां होती हैं कि हम पैसे के बल पर जो चाहेंगे वो कर लेंगे। यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य हो सकता है। पैसे के बल पर कुछ करने की प्रवृत्ति के चलते जो लोग भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो उनका भी महज एक ही लक्ष्य होता है कि इनके पास जो कुछ भी रुपया पैसा है उसमें से अधिक धनराशि हम इनसे निकाल सकें। सही गलत करने का निर्णय नहीं करते लोग। ऐसी स्थिति में समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जटिल हो जाती हैं। कुछ इस मामले में इसी तरह से हुआ। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का यह जो दक्षिणांचल क्षेत्र है अभावग्रस्त है। ठीक ठाक से लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। पढ़ाई लिखाई दवाई तो यह दूर की बात है। अब भी लोग अभावग्रस्त होने के चलते बीमारी की स्थिति में भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में उलझे रहते हैं। इस विषय पर भी कभी हम चर्चाएं करेंगे कि भूत प्रेत जादू टोना के विवाद में हत्याएं तक हो जाया करती हैं। दूसरी तरफ वे संपन्न परिवार जिनके पास रुपया पैसा सब कुछ है लेकिन उस क्षेत्र में बेटियां ही नहीं हैं। और वही सोनभद्र के यह अभावग्रस्त क्षेत्र में जहां बेटियां हैं वहां पर आर्थिक अभाव है, संकट है। इस कारण से बाल विवाह और बेमेल विवाह इन दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। बेटी के दादी ने आरोप लगाया है कि झांसा देकर के उसकी शादी करा दी गई। ऐसा FIR में लिखा है। बातचीत के दौरान इस तरह की बातें नहीं आई थी। वहां तो यह बातें आई थी कि बहला फुसला करके घुमाने के नाम पर उसको यहां से ले जाया गया। जो प्रार्थना पत्र, प्रारंभिक प्रार्थना पत्र जो दिए गए थे, अब उसको वहां ले जाया जाता है, उसकी शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद जैसा उसकी दादी का आरोप है, उस बेटी का भी आरोप है कि उसका पति उसके साथ जो पति पत्नी के संबंध होते हैं वह सारी क्रियाएं करता है। इतना ही नहीं, उस बेटी का तो आरोप यह भी था कि उसका कथित पति जिससे उसकी शादी हुई है
वह उससे अन्य पुरुषों के साथ भी अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। यह भी उसकी शिकायत थी। फिर वह वहां से किसी तरह से भाग निकली, जैसा उसका बताना था। फैक्ट क्या है यह छानबीन का विषय हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनभद्र की बेटी का विवाह हरियाणा में कानूनन जातिगत बंधन नहीं है। विवाह में कोई भी किसी भी जाति से विवाह कर सकता है। सांप्रदायिक नियमावलियां आ गई हैं, उसमें बिना अनुमति के विवाह संभव नहीं है। परंतु कोई हिंदू है तो हिंदू में वह किसी भी बिरादरी में शादी कर सकता है, कानून अड़चन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि विधिक मान्यता उसे तभी मिलेगी जब बेटी की उम्र 18 वर्ष हो और बेटे की उम्र 21 वर्ष हो। शुरुआत यहीं से होती है। हम सभी को इस बात को बखूबी समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए कि यह जो उम्र का बंधन है इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोई बेटा हो या बेटी अगर अवयस्क है तो ऐसी स्थिति में वह निर्णय लेने का हकदार नहीं है। हम यह कहें कि उसकी मर्जी से शादी हुई, तो जब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में उसकी मर्जी का होना और उसके मर्जी का न होना विशेष अभिप्राय नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, पर कानूनी दृष्टि से हम सभी को इस बात को बखूबी समझना चाहिए और समाज में जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी जानना चाहिए और विशेषकर बेटी और बेटियों को भी बखूबी जानना चाहिए कि आप कोई भी निर्णय तभी ले सकते हैं जब आप वयस्क हों। वयस्क की स्थिति में विवाह इत्यादि जैसे मसलों पर आपके द्वारा लिया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं हो सकता। वहीं जब आप वयस्क होंगे अर्थात बेटी की उम्र 18 साल और बेटी की उम्र 21 साल, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिया गया निर्णय, या हम यह कह सकते हैं कि जो निर्णय लिया जाएगा उसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो सकती है, कानून उसके साथ खड़ा हो सकता है। पर आप अवयस्क हैं तो ऐसी स्थिति में वही कार्य अपराध की श्रेणी में हो जाएगा। अब हम उन लोगों की चर्चा करते हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में रवाना कर दिया है, उनका चालान कर दिया है। एक तो उसकी माँ है खुद संगीता पाल, जो आरोप में सबसे ऊपर है और FIR में जो 12वें नंबर पर नाम लिखा गया है, जो बताया जाता है कि उससे उसकी शादी की गई थी, गोविंद गोयल। यह गोविंद गोयल आजाद नगर गली नंबर 4 हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके अलावा और जो आरोपी हैं उनमें राधा देवी, राजकुमार, आरती कुमारी, गुलाबी देवी, फुलवंती देवी, प्रमिला पाल, इनका हाल पता चकिया घोरावल सोनभद्र बताया गया है। आशा पाल, उर्मिला पाल जो सिलथम पटना, रामपुर, बरकोनिया, सोनभद्र बताया जाता है। बाबूलाल पोढ़ी चितरंगी, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। पंचधारी पाल ये भी पौड़ी चितरंगी, सिंगरौली के रहने वाले हैं।
इस प्रकार कुल 12 लोगों के विरुद्ध ओबरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी में आईपीसी 370 जो हमने बताया, क्रय विक्रय मानव तस्करी, और स्वाभाविक है कि बेटी के दादी के आरोप पर उसकी मां के विरुद्ध आईपीसी 370 का प्रयोग हुआ है, जिसने जो आरोप है उसके ऊपर कि जिसने 4 लाख में अपनी बेटी को बेचा। और दूसरी तरफ आईपीसी लगी है 376, यह जुड़ा हुआ है दुष्कर्म से। यह धारा प्रभावी है गोविंद गोयल के विरुद्ध, चूंकि कम उम्र अर्थात अवयस्क बच्चों के साथ जब लैंगिक अपराध होते हैं तो उसके लिए संक्षिप्त में हम पॉक्सो एक्ट या हम जान लें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 और 4 इनका भी प्रयोग किया गया है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, घटनाएं तो होंगी ही, उन घटनाओं से समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सबक सीखने की जरूरत है, और पुनः इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको रोकने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। विवाद तो होंगे, पर विवादों का समय से हल निकल जाए तो वह विवाद अत्यंत गंभीर नहीं होते, और जब जनता जागरूक होती है तो अनावश्यक विवाद भविष्य में नहीं होता। हमें लगता है कि बस इतना ही इसमें, विशेषकर सोनभद्र के लोगों से हमारा गुजारिश है कि किसी भी बेटी का विवाह अवयस्क स्थिति में न करें। बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। बेटियां जब पढ़ती हैं तो वे आत्मनिर्भर होंगी, और ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी वे रहेंगे वहाँ पर उत्थान का कारण बनेंगे। पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, अवयस्क स्थिति में विवाह कर देंगे तो असमय सारी चीज़ें होती हैं, और उसका दुष्परिणाम कुप्रभाव दोनों पक्षों को भुगतना पड़ता है। और जिन क्षेत्रों में बेटियों का अभाव है उन क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं उन पर वे रोकथाम लगाएं। हम बेटियां तो चाहते हैं विवाह के लिए, पर घरों में बेटियों को जन्म नहीं लेने देते। ऐसी स्थिति में लिंगानुपात अव्यवस्थित होगा, अब बहुत सारी समस्याओं जन्म लेंगे, जिसका निदान आसानी से नहीं किया जा सकता। जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात ज़्यादा नीचे ऊपर है वहाँ के लोगों को इसके बारे में विशेष चिंतन करना चाहिए। वैसे प्रत्येक परिवारों में हर कोई को इसको लेकर के चिंतन करना चाहिए कि बेटियां हों या बेटे दोनों हैं एक समान। न तो बेटों की चाह में बेटियों की संख्या बढ़ाएं, न तो भ्रूण हत्याओं को प्रश्रय दें जिसमें बेटियों की गर्भ में ही हत्याएं कर दी जाती हैं। यह जघन्य अपराध है। इससे पूरे समाज को, हम सभी को बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और सोनभद्र के लिए तो विशेष जिम्मेदारी बनती है
जो समाज के जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षक हैं, प्रत्येक समुदाय के लोगों को चाहिए कि बेटियों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहें। मुझे लगता है कि आज इस अंक में इतना ही। आदरणीय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से सादर नमन, वंदन।